तो कल हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था? कल तुम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि मैकेनिज़्म क्या होता है, करंट फ्लो किस तरह से होता है और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने कल सीखी थी, ठीक है? अब उसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं अभी। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होता है, कंडक्टर के बाहर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर होता है तो, और क्यों होता है, ये सारी बातें अब आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा बाय द वे एक दिमाग में बच्चों के क्वेश्चन होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को कैसे पता है कि मुझे तार के अलोंग जाना है? मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक सेल लिया तुमने और सेल के साथ तार कनेक्ट कर दी और उसके सर्किट में जो भी बल्ब वगैरह कनेक्ट किया कर दिया। अब बैटरी तो अपनी जगह पे बैठी हुई है। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे पता मुझे इस तार के अलोंग ही जाना है, मेरे को इधर-उधर नहीं जाना है। तो इलेक्ट्रॉन को पता कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, बैटरी ने बस लात मार के बाहर निकाल दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? बाद में वापस भी बुला लेगी कुछ करोगे। लेकिन क्या है, जब यहाँ से निकल गया उसके बाद तो एक छोटा-सा टाइम होता है 10⁻14 सेकंड का, जहाँ पे थोड़ा-सा मतलब समझ लो स्टेडी स्टेट नहीं होती है। क्या होता है? सोचो कि जैसे मैंने मान लो फुटबॉल को एक लात मार दी, ठीक है? मान लो एक ऐसे करके ऐसे ट्रैक दिया हुआ, फुटबॉल को मैंने किक कर दिया वैसे। फुटबॉल को किक कर दिया तो क्या होगा? फुटबॉल ऐसे टक 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 टकराते हुए फिर उस तरफ से ऐसे निकलेगी, रैंडमली टकराते हुए निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, शुरू में जो इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा हो सकता है कहीं पे जाके दीवार से टकरा जाए। इलेक्ट्रॉन मेटल में फ्री होते हैं, लेकिन इतने भी फ्री नहीं होते कि वो जाके दीवार को तोड़ के बाहर ही निकल जाए। देयर इज सम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट, ठीक है? तो होगा क्या, शुरू शुरू में हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाके जमा हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन कहीं दीवार पे जो जमा हो गया वो अगले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्स देगा। समझ में आई बात के लिए? तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म। समझ में आ गया? शुरू में इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाके जमा हो गया होगा। अब ये जमा हो गया कहीं पे जाके, तो कोई कहीं से इलेक्ट्रॉन को बैटरी में तो वापस भी लेना, तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो होता क्या, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। कंडक्टर के सरफेस पे कुछ चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो चार्जेस होते हैं वो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं जो कि तार के अलोंग होता है। समझ में आई बात के लिए? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ दोस चार्जेस ऑन द सरफेस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर, और फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फिर फर्दर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गाइड करता है। समझ में आई बात के लिए? दिस इज हाउ इट हैपेंस। इलेक्ट्रॉन को पता कुछ नहीं है, बट ये कि जैसे ये इस तरह की बात है कि सारे प्लैनेट्स राउंड क्यों हो गए, है ना? व्हाई आर दे ऑलमोस्ट स्फेरिकल? तो ऐसे पता थोड़ी ना कि अर्थ को मालूम थोड़ी ना कि मुझे स्फेरिकल बनना है, बन क्यों गई? तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी कंसंट्रेशन है। तो ऐसे नेचुरल फिनोमेना बहुत सारा नेचुरल लॉ से गवर्न है, तो काफी सिमेट्री इसलिए दिख जाती है। समझ गए? बट ऐसा नहीं कि किसी को पता है कुछ, ठीक है? समझ में आई बात की नहीं? तुमको पता थोड़ी ना था कि तुमको ऐसे करके ग्रो करना है, ऐसे आंखें, ठीक है? नेचर हो रहा है, ठीक है नहीं? तो अभी देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और इंसाइट लेते हैं। क्या है हम लोगों का, मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा। इन द लास्ट सेक्शन वी शोड फॉर स्टेडी स्टेट कंडक्शन इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस जीरो। ये तो हमने कल देखा था, इंटीग्रल जे डॉट डी एस जीरो होता है। क्यों? अगर स्टेडी स्टेट कंडक्शन है तो जितना चार्ज एंटर हो रहा होगा किसी भी गॉसियन सरफेस से, उतना ही हमारा बाहर जा रहा होगा चार्ज, राइट? तो इंटीग्रल जे डॉट डी एस इसलिए जीरो होता है। नाउ फॉर अ होमोजेनियस कंडक्टर दिस मींस इंटीग्रल सिग्मा टाइम्स ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। अभी ये क्या है, तुमको कल तुम लोगों ने पढ़ा था कि करंट डेंसिटी में और कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है, जे इक्वल टू सिग्मा। याद है ये वाली रिलेशन पढ़ी थी, जे इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई वेक्टर, पढ़ा था कि नहीं? तो अब होमोजीनियस कंडक्टर है तो मेरा सिग्मा तो कांस्टेंट ही है, तो इसके अंदर अब जे डॉट डीएस में से जे को सिग्मा टाइम्स ई वेक्टर लिख लिया और सिग्मा को मैंने बाहर निकाल लिया। इसका मतलब क्या, इंटीग्रल ई डॉट डीएस भी जीरो हो जाएगा मेरा। बात समझ आएगी नहीं? और अगर इंटीग्रल ई डॉट डीएस जीरो है, इसका मतलब क्या है कि होमोजीनियस कंडक्टर के अंदर में वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता इकट्ठा। समझ में बात की नहीं? क्योंकि इंटीग्रल ई डॉट डीएस क्या है, गॉस लॉ क्या बोलता है, दिस चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो जो भी तारों के अंदर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो भले ही कर रहा है, लेकिन ऐसे कोई अंदर वॉल्यूम बना लोगे, कोई स्फेरिकल वॉल्यूम, तो उसके अंदर नेट चार्ज एंड फ्लो जीरो ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो गाइडिंग फील्ड मेरा प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन से प्रोड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम में कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा होमोजीनियस कंडक्टर में। नॉन होमोजीनियस कंडक्टर है तो एक अलग बात है। नॉन होमोजीनियस कंडक्टर में जैसे डाइलेक्ट्रिक्स की बाउंड्री पे हमने देखा था चार्ज एक्यूमुलेशन होता है, ऐसे नॉन होमोजीनियस कंडक्टर्स के अंदर अगर चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो बाउंड्री पे चार्ज इकट्ठा होता है। उसकी बात हम लोग थोड़ी देर बाद में करेंगे, एरोडो का प्रॉब्लम ही उठाएंगे। बट इतना तो समझ में आया ना कि सरफेस के ऊपर ही हो सकता है चार्ज, वॉल्यूम में कुछ भी चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि इंटीग्रल ई डॉट डीएस जीरो होने वाला, ठीक है? Thus, for a conductor carrying a steady current, net charge enclosed in the volume must be zero. Then the question arises, how does the field arise in a conductor? It turns out that when a circuit is switched on, there is a very brief period of time during which a charge accumulation occurs on the conductor surface. This charge accumulation on the surface creates a field in the conductor which causes the current to flow along the conductor. ठीक है? The tangential field just outside the conductor is exactly equal to the tangential field just inside the conductor. हाँ, तो यहाँ पे देखो अंदर J इक्वल टू E बाई रो है। मान लो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मेरा कंडक्टर है, उसके अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है,
तो यूनिफॉर्मली अगर करंट फ्लो कर रहा है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका अंदर यूनिफॉर्म होगा, इज इट नॉट? अगर ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टेंजेंशियल, हमें पता है बाहर भी एग्जैक्टली इतने टेंजेंशियल फील्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं क्लोज पाथ बनाऊंगा तो उसके अंदर वर्क डन 0 होना चाहिए, राइट? और वर्क डन 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या, अंदर में जितना वर्क हो रहा है उसी का नेगेटिव बाहर वर्क हो रहा होगा, तो टेंजेंशियल फील्ड तो मेरा कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है? फील्ड अलोंग द कंडक्टर जो है मेरा सरफेस के जस्ट नीचे जो टेंजेंशियल फील्ड है उतना ही मेरा टेंजेंशियल फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर भी होगा, राइट? ठीक है, हाँ। तो टेंजेंशियल फील्ड जस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड इज सेम। अच्छा, besides the tangential field, the conductor will in general also have a normal component of electric field which may be towards or away from the surface depending on the local charge density being positive or negative। तो इसके अलावा क्या है, नॉर्मल फील्ड भी कुछ हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ, क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेशन हो रखा है ना, तो ये हो ही सकता है कि यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ इसकी वजह से बाहर की तरफ भी एक कंपोनेंट ऑफ फील्ड का या नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो कुछ अंदर की तरफ भी कंपोनेंट होगा, समझ में आ रही है आपकी? तो नॉर्मल फील्ड भी कुछ हो सकता है, ठीक है, विच में बी टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सरफेस डिपेंडिंग ऑन द लोकल चार्ज डेंसिटी बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा देखो अच्छा, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन से यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो सकता है? तो याद करो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक क्वेश्चन किया था, क्या था हमारा क्वेश्चन, कि एक मेरे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग मेरी वायर थी या सिलेंडर कह लो, जिसके ऊपर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी दी थी जो कि मेरी एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रही थी, मतलब समझो ये न्यूट्रल सेक्शन है, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है, इसके आगे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो एक्स की फर्स्ट पावर के साथ वेरी कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारी फर्स्ट पावर से वेरी कर रही है, यहाँ पे नेगेटिव जो चार्ज डेंसिटी है वो एक्स की फर्स्ट पावर से वेरी कर रही है। तो इसमें कैसा आ गया था, इसके अंदर पूरे में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आ गया था, याद है कि नहीं? इसमें पूरे में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था। वो कैसे हो गया था उसके लिए तुम चाहो तो रेफर कर सकते, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यू कैन रेफर टू दिस, दिस वी हैड डन, मेरे ख्याल से गॉस लॉ के आसपास ये हमने कहीं किया था, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से हमने इसको प्रूव किया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी यू जस्ट मतलब मैं बता रहा हूँ कि वहां पे एक तरीका बताया था कि कैसे यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे ही कोई बहुत लंबी तार है, तो बहुत लंबी तार में कहीं पे लोकली नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, लोकली पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, उससे पूरी तार के अंदर inside the wire you can have a uniform field which can guide the electrons and you can have uniform current density। तो I hope this is clear to everybody, समझ में आया सभी को? इसके बाद हम लोग अगले आइडिया पे चलते हैं, जनरलाइज्ड ओम्स लॉ। तो याद करो हमने लास्ट क्लास में क्या बोला था कि J इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर में तो J इक्वल टू E बाई रो बताया था मैंने, वेयर रो वाज द रेजिस्टिविटी एंड E वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए क्या खाली इलेक्ट्रिक फील्ड से ही काम चल सकता है या ऑल्टरनेट वेज भी हो सकते हैं? ऑल्टरनेट वेज भी हो सकते हैं, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी नहीं है। जैसे बैटरी के अंदर याद करो, बैटरी के अंदर केमिकल फोर्सेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर तुम्हारा डायनामो होता है, जैसे तो डायनामो में मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं जो चार्ज को धक्का लगाते हैं। तो चार्ज को अगर रेजिस्टिव मटेरियल के अंदर अगर चार्ज को चलना है तो उसको धक्का देने वाला कोई होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे कोई और हो, किसी भी तरह से चार्ज को धक्का दिया जा सकता है। फॉर दैट मैटर सीडो फोर्स से भी धक्का दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है कंडक्टर का, और इसको मैंने अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन से मैंने इसको घुमा दिया बहुत तेजी से, और अल्फा है, मतलब याद रखिए ओमेगा नहीं खाली अल्फा है इसके अंदर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से ये ऐसे करके और फास्ट और फास्ट और फास्ट होते जा रहे हैं। अब अगर रिंग के रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा कि नहीं, ऑयलर फोर्स। उस ऑयलर फोर्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के रिलेटिव पीछे भागने लग जाएंगे। तो ये ऑयलर फोर्स की वजह से भी तो हमारा करंट आ जाएगा कि नहीं कंडक्टर के रिलेटिव। तो चार्ज को धक्का देने के लिए जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए, कुछ भी फोर्स मतलब उसका ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात की नहीं? तो अगर कोई भी और फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो फिर हम फोर्स पर यूनिट चार्ज उसको भी कन्वर्ट कर ही सकते हैं, और फोर्स पर यूनिट चार्ज की यूनिट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी, ठीक है। तो ये जो दूसरा जो सोर्स है मेरा, उसको मैं ई स्टार बोल रहा हूँ, ठीक है। ई तो मेरा चार्जेस की वजह से नॉर्मल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा फील्ड पढ़ते हैं वो वाला ई है। इसके अलावा क्या है, कोई और सोर्स है अगर मेरे पास तो उसको मैं ई स्टार बोल रहा हूँ। और इनवेरिएबली मेरे पास कोई भी अगर सर्किट होगा जिसके अंदर ऐसे रेजिस्टिव मीडियम में चार्ज कंप्लीट करके वापस आ रहा है अपनी जगह पे, तो उसके अंदर इनवेरिएबली कुछ ना कुछ ई स्टार होना चाहिए। मतलब अदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देयर हैज टू बी सम अदर फील्ड। व्हाई? बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसका तो क्लोज पाथ में वर्क डन 0 ही हो जाएगा हमारा, और क्लोज पाथ में वर्क डन 0 तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सोचो रेजिस्टेंस के अंदर तुम्हें पता है अगर करंट चलता है तो आई स्क्वायर आर हीटिंग होती है, वो क्यों होती है वो भी थोड़ा बाद में देखेंगे, बट सब ये है ना, उसके अंदर हीट तो जनरेट हो रही है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने वर्क ही नहीं किया तो हीट किसके एक्सपेंस पे आ रही है,
सो देयर हैज टू बी सम अदर वर्क जिसका कि क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन नॉन जीरो होगा, ताकि उसने जो वर्क किया होगा वही वर्क जो मेरा हीट की तरह से अपीयर हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो इन एवरी सर्किट देयर हैज टू बी सम अदर field other than the electrostatic field which is pushing the charges if it is pushing through a resistive medium। हाँ, सुपर कंडक्टर है तो अलग बात है, सुपर कंडक्टर में कोई ईएमएफ नहीं चाहिए। बाय द वे ये जो ई स्टार है, यही ई स्टार जो ईएमएफ का सोर्स है, समझ गए कि नहीं? तो बैटरी है तो बैटरी में केमिकल फोर्स है जो धक्का दे रहा है, तो बैटरी ने उसको चढ़ा दिया नीचे से ऊपर, इसके बाद वो गिर रहा थ्रू द रेजिस्टेंस, ऐसे समझ लो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी चार्ज की, इट इज फॉलिंग थ्रू द रेजिस्टेंस, तो उसमें हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो अभी जैसे खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था तो मेरा जो करंट डेंसिटी था दैट वाज ई बाय रो, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अलावा और भी दूसरा फील्ड है, तो चार्ज का मोशन को तो धक्का देने वाले फोर्स से मतलब है, उस सोर्स से कुछ नहीं फर्क पड़ता, उस फोर्स का सोर्स कुछ भी है, इज इट नॉट? So it could be of the electrostatic origin, or it could be of the magnetic origin, or it could be of a pseudo origin, or gravitational origin, or chemical origin, or whatever origin. It does not matter. तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला मॉडिफाई कैसे हो जाएगा, हम लोगों का टोटल ई की जगह ई प्लस ई स्टार लिखना पड़ेगा, ई प्लस ई स्टार। ई स्टार क्या है मेरा? ई स्टार मेरा अदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा सर्किट में, जिसको हमने ई स्टार बोला होगा। ठीक है, तो लोकल करंट डेंसिटी को ई प्लस ई स्टार बाय रो लिखना है। तो क्या लिखा मैंने? Recall that we had shown that in presence of an electric field E vector, J is equal to E vector divided by rho, which is also equal to sigma times E. Sigma हमारा conductance था, right? Conductivity, sorry. Rho was the resistivity, sigma was the conductivity. Here E was the electrostatic force per unit charge being pushed through the conductor. E यही था ना हमारा force per unit charge. However, the pushing force need not be of electrostatic nature alone. It could be of some other nature as well. For instance, we discussed how in a chemical battery, chemical forces are also responsible for pushing the charges. Let E star be the force per unit charge of the non-electrostatic origin. Then our generalized Ohm's law at any point in the conductor becomes J is equal to क्या हो जाएगा? E plus E star divided by rho. In fact, Ohm's law जो इसी का इंटीग्रल, जो नॉर्मल Ohm's law है, इसी का इंटीग्रल फॉर्म, इसी एक जगह पे हम बात करें तो करंट डेंसिटी के टर्म्स में इसको भी Ohm's law ही कहते हैं। J इक्वल टू E बाय रो है, ये भी हमारा एक तरह का ओम्स लॉ ही है, समझ गए? एक लोकल जगह पे मतलब ओम्स लॉ तो वैसे स्ट्रिक्टली जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो V बाय R बोल देते हैं, बट V बाय R को एक पर्टिकुलर जगह पे लगाते तो वो E बाय रो जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का जनरलाइज्ड ओम्स लॉ आ गया। समझ में आई बात की नहीं? सभी को क्लियर हुआ ये? एब्सोल्युटली। हाँ, यहाँ पे बाहर नॉर्मल फील्ड क्यों होगा, कुछ बच्चों का डाउट है। तो नॉर्मल फील्ड इसलिए होगा, यहाँ पे अगर मैं पिल शेप का गॉसियन सरफेस बनाऊं तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज नॉन जीरो दिख रहा है। ठीक है, अगर चार्ज इनक्लोज इसमें नॉन जीरो तो इसका मतलब इसके थ्रू फ्लक्स भी नॉन जीरो होगा, राइट? अंदर तो खाली टेंजेंशियल फील्ड है, तो टेंजेंशियल फील्ड की वजह से तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स होगा नहीं, तो यहाँ पे इसलिए नॉर्मल फील्ड जो होगा वो एक्जैक्टली चार्ज इनक्लोज में एप्सिलॉन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंशियल फील्ड की वजह से कुछ भी फ्लक्स नहीं आ रहा है। अगर यूनिट मतलब समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए कुछ नॉर्मल फील्ड भी होगा, इन जनरल देयर विल बी सम नॉर्मल फील्ड, राइट? हाँ, ऐसे अगर मान लो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव धीमे धीमे लीनियरली कम होते जा रहा है, नेगेटिव लीनियरली बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे कहीं पे न्यूट्रल सेक्शन जैसे आएगा तो वहां पे हो सकता है कि वहां पे फील्ड लाइन मतलब समझ लो, कंडक्टर जो है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हुए तो कंडक्टर इज बिहेविंग लाइक अ डाइपोल, एक तरह का डाइपोल जैसा बन जाएगा ना, कहीं पे नेगेटिव है कहीं पे उतना ही सुंदर, अगर पॉजिटिव है तो ये डाइपोल जैसा बिहेव करेगा। तो कहीं पे यहाँ कहीं पे ऐसा हो सकता है कि केवल टेंजेंशियल फील्ड प्रेजेंट हो, डाइपोल में भी कहीं तो स्लोप उसका जीरो होगा फील्ड लाइन का। तो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है और मतलब इनफाइनाइट तो खैर कुछ भी नहीं होता फिजिक्स में, अप्रोक्सीमेशन ही होते हैं इनफाइनाइट के, बट अगर लॉन्ग कंडक्टर है मेरा और यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी कैरी कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज एक्युमुलेशन कैसा होगा? इधर लीनियरली पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, उधर लीनियरली नेगेटिव बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से अंदर क्रॉस सेक्शन का यूनिफॉर्म फील्ड आ जाएगा हमें। ठीक है, और अगर जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, देन एसेंशियली इट्स अ डाइपोल। तो बाहर में हमारे कुछ पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करके कुछ फील्ड लाइंस होंगी ऐसे। ठीक है, मतलब इट्स नॉट अ पॉइंट डाइपोल, इट्स लाइक वेरी लॉन्ग डाइपोल, बट इट इज अ डाइपोल। समझ में आया नहीं? ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ फॉर अ सब सर्किट। सब सर्किट मतलब मैं किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ सर्किट के अंदर, यानी पूरे क्लोज लूप में नहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो जरूरी थोड़ी ना कि खाली रेजिस्टेंस ही मिले, हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ बैटरीज और लगी, ये तो जरूरी नहीं कि एक ही बैटरी हो मेरे सर्किट में। आई कुड हैव मल्टीपल बैटरीज, और किसी ब्रांच के अंदर भी बैटरी लगी हो सकती है। तो अगर बैटरी लगी हुई है तो एक जगह से दूसरी जगह के लिए मैं कैसे लिखूंगा ओम्स लॉ, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने पिछले सेक्शन में मेरे पास जो इक्वेशन थी क्या था, J इक्वल टू E प्लस E स्टार डिवाइडेड बाय रो, तो उसको रीअरेंज कर दिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रो टाइम्स J इज E प्लस E स्टार। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, नाउ सपोज वी एडवांस
a displacement dl along a current stream tube and then स्ट्रीम ट्यूब क्या है, देखो करंट की भी लाइंस ऐसे ऐसे करके, अब यूनिफॉर्म कंडक्टर है तो पैरेलल होगा, लेकिन अगर जैसे याद करो फ्लूइड फ्लो में स्ट्रीम लाइंस की बात करते थे ना और स्ट्रीम ट्यूब्स की बात करते थे, तो इसी तरह से अगर मान लो डाइवर्जिंग कंडक्टर, तो देयर विल बी समथिंग कॉल्ड स्ट्रीम ट्यूब्स, राइट। ऐसे स्ट्रीम लाइंस इसमें बनेंगी और कुछ स्ट्रीम लाइंस के बंडल को हम स्ट्रीम ट्यूब कह देते हैं, राइट। वैसे करंट का स्ट्रीम ट्यूब इमेजिन कर रहा हूँ और किसी स्ट्रीम ट्यूब के अलोंग में कितना डिस्टेंस जा रहा हूँ, डीएल डिस्टेंस आगे जा रहा हूँ स्ट्रीम ट्यूब के अलोंग, ठीक है, समझ गए। तो क्या लिखा मैंने, नाउ सपोज वी एडवांस अ डिस्प्लेसमेंट डीएल वेक्टर अलोंग अ करंट स्ट्रीम ट्यूब देन टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद डीएल वेक्टर ऑन बोथ साइड्स। अब इधर भी डीएल से मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, इधर भी डीएल से डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रो टाइम्स जे डॉट डीएल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई प्लस ई स्टार डॉट डीएल आ जाएगा, राइट। समझ में आ रहा। अब जे डॉट डीएल को मैं, अब ये देखो ध्यान से, तो जे वेक्टर मेरा क्या है, जे का मैग्नीट्यूड तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो स्ट्रीम ट्यूब का अगर एरिया मेरा ए है तो जे को मैं लिख सकता हूँ आई अपॉन ए, राइट। अब क्योंकि मैंने स्ट्रीम ट्यूब के अलॉन्ग में चल रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन और मतलब करंट जिस तरफ चल रहा है तो जे वेक्टर और डीएल वेक्टर तो सेम ही डायरेक्शन में ना, क्योंकि स्ट्रीम ट्यूब का मतलब क्या होता है, जिस तरफ मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिस तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी तरफ मेरा जे वेक्टर है और उसी तरफ मैंने डीएल वेक्टर लिया है, तो जे डॉट डीएल तो मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली जे टाइम्स डीएल हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो का ही फैक्टर आएगा, राइट। तो इसलिए मैंने जे डॉट डीएल को क्या लिख दिया, रो इंटू करंट पर यूनिट एरिया इंटू डीएल, ठीक है। और ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये वही चीज लिखी हुई है, आई रो डीएल बाई ए लिख रखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, रो एल बाई ए क्या होता है, याद करो, रो एल बाई ए किसी सिलेंडर के लिए मैंने दिखाया था या प्रिज्मेटिक कंडक्टर के लिए क्या दिखाया था, रो एल बाई ए मेरा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाती है, राइट। तो अब स्ट्रीम ट्यूब का अगर छोटा सा एलिमेंट देखोगे तो ऑलमोस्ट सिलेंडर जैसे दिखेगा, अगर छोटा सा टुकड़ा देखोगे तो इसका मतलब क्या है, रो डीएल अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो डीएल बाई ए कैन बी रिटन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द लोकल एलिमेंट, राइट। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, आईडीआर लिख दिया, आया समझ में। अब मैंने क्या किया, हाँ, तो ये मेरा हो गया आईडीआर। नाउ हियर डीआर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लेंथ डीएल, ये डीएल लेंथ के एलिमेंट की रेजिस्टेंस है, राइट। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल, एक पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मैं बात करूं, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल क्या आ जाएगा मेरा, तो ये सॉरी, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल आएगा और दूसरा आएगा इंटीग्रल ऑफ ई स्टार डॉट डीएल, ठीक है। और ई स्टार डॉट डीएल जो होता है मेरा, वो क्या होता है, वो ईएमएफ होती है, राइट। ईएमएफ क्या होता है हमारा, चार्ज को धकेलने वाले फोर्स का इंटीग्रल ही होता है ना ईएमएफ, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो 1 से 2 के बीच में जो बैटरी लगी हुई है, यही मेरा ई स्टार डॉट डीएल का इंटीग्रल है, राइट। क्योंकि बैटरी के रीजन में यहाँ पे कोई धकेलने वाला फोर्स मिलेगा ना इतनी सी दूरी तक, तो वही मेरा यहाँ से यहाँ तक ई स्टार डॉट डीएल का इंटीग्रल हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं मिलने वाला ई स्टार, यहाँ से यहाँ भी आगे कोई ई स्टार नहीं मिलने वाला। जब मैं 1 से 2 तक टोटल ई स्टार डॉट डीएल का इंटीग्रल कह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, जहां जहां बीच बीच में बैटरीज हैं उसी के बीच में हमारा ई स्टार है, एंड वाइस वर्सा, जहां पे ई स्टार है उसको हम बैटरी इक्विवेलेंट मान सकते हैं, और जहां पे बैटरी है उसका ई स्टार वहां पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स बन गए इंटीग्रल के, एक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल और एक आ गया इंटीग्रल ऑफ ई स्टार डॉट डीएल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा आईडीआर का इंटीग्रल, राइट। तो अभी ये क्या बन गया देखो, तो अब याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड, राइट, पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, माइनस ई डॉट डीएल होता है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट। तो अभी माइनस ई डॉट डीएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 माइनस V1 लिख सकता हूँ, राइट। माइनस ई डॉट डीएल ऐसे ही डिफाइन किया था ना पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थ्रू आउट ऐसे ही कर रहे थे। तो माइनस ई डॉट डीएल इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 2 एंड 1, ये 2 से V2 माइनस V1 के बराबर है, जब 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर तो माइनस ई डॉट डीएल का ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो माइनस ई डॉट डीएल तो मेरा V2 माइनस V1 हो जाएगा, और ई स्टार डॉट डीएल क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। Also in case of discrete resistances, integration can be replaced by summation. अब discrete resistances है, एक है फिर दूसरा है फिर तीसरा, continuous resistance नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन की जगह समेशन लिख सकते हैं, R1 R2 R3 एक्सेट्रा ऐसे करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन को समेशन से रिप्लेस कर देंगे if we are having discrete resistance, right। तो क्या लिखा इससे मेरा क्या बन गया, तो क्योंकि माइनस ई डॉट डीएल V2 माइनस V1 है, इसका मतलब क्या, ई डॉट डीएल क्या हो जाएगा, वो V1 माइनस V2 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या, ये मेरी इक्वेशन को अगर मैं डिस्क्रीट फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं V1 माइनस V2 प्लस E12 इक्वल टू सिग्मा IR। ये मेरा ओम्स लॉ आ गया किसी भी ब्रांच के लिए, जब बैटरीज प्रेजेंट हैं तो उसके लिए ये मेरा इफेक्टिव ओम्स लॉ आ गया, ठीक है। और क्या लिखा मैंने इसके बाद, हियर I is considered as positive from 1 to 2, E is positive if it is driving polarity is from 1 to 2। E अगर यहां से यहां तक अगर मेरा ऐसे है ड्राइविंग पोलैरिटी तो E को पॉजिटिव मानना है, ठीक है। इसके अगेंस्ट होती है ड्राइविंग पोलैरिटी तो उसको नेगेटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है।
तो ये मेरे पास फाइनली ये ओम्स लॉ आ गया, ठीक है। V1 माइनस V2 इक्वल टू E12 प्लस E12 इक्वल टू सिग्मा IR। और इसको हम लगाएंगे कैसे, तो वही मैंने जैसे पोटेंशियल ड्रॉप्स का फॉर्म बताया था ना, कैपेसिटर के लिए अगर पॉजिटिव प्लेट को हिट करते हो तो प्लस क्यू बाई सी लिख लेते हैं, नेगेटिव प्लेट को हिट करते हो तो माइनस क्यू बाई सी लिख लेते हैं। तो इसी तरह से करंट के लॉन्ग रेजिस्टेंस में जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप को प्लस IR लिख लेंगे, अगेंस्ट जाओगे तो माइनस IR लिख लेंगे। वो सारी बात भी आगे आने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर कुछ डिस्कशन है तो अभी बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, किरचॉफ लॉ लगाने का तरीका पता चल रहा है। 1 से 2 तक का ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, और इस बैटरी को अगर इधर लेके आएंगे तो यहाँ माइनस E12 आएगा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, किस तरह से लगाना चाहिए हमको। तो बैटरी यहां से यहां तक जा रही है, तो पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हिट किया, तो इसलिए हमने क्या करना है, इस ब्रांच के अंदर नेगेटिव टर्मिनल पहले हिट किया, तो इसलिए पहले माइनस E12 लिख लेंगे, समझ गए, ड्रॉप के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे करंट I अगर जा रहा है रेजिस्टर के अंदर, तो इधर इसके क्रॉस ड्रॉप क्या हो जाएगा, प्लस IR। तो ये मेरा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप। याद करो, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है और इनिशियल माइनस फाइनल ड्रॉप होता है। तो V1 माइनस V2 क्या आ गया, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक जो जो बैटरी आ रही है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हिट कर रहे हो प्लस E लिख लो, और नेगेटिव टर्मिनल हिट कर रहे हो तो माइनस E लिख लो। इसी तरह से रेजिस्टर में करंट के अलोंग चल रहे हो तो प्लस IR लिख लो, और अगेंस्ट चल रहे हो तो माइनस IR लिख लो, ठीक है नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो वो सब कुछ इसी इक्वेशन से दिख रहा है कि ऐसा क्यों करना है हमको, क्लियर, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ फॉर कंप्लीट लूप्स। अब पूरे लूप के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो फिर ओम्स लॉ का क्या फॉर्म बनेगा। अभी तो हमने ब्रांच के लिए देखा था, अब लूप कैसे बनेगा। लूप कई सारी ब्रांचेस के अलोंग चलोगे तो फिर जहां से चलोगे वहां पे वापस आ जाओगे, वो लूप बन जाएगा हमारा। तो क्या करोगे, सारी ब्रांचेस के अलोंग ऐड करते चले जाओगे तो पूरे लूप के लिए आ जाएगा किरचॉफ लॉ, इज इट नॉट, या ओम्स लॉ या किरचॉफ लॉ एक ही बात है। इनफैक्ट लूप के लिए हम किरचॉफ लॉ बोल देते हैं उसको, ठीक है। ब्रांच के लिए ओम्स लॉ बोलो और वैसे ही किरचॉफ लॉ हो जाएगा। तो क्या किया हमने, वही जो यही वाली जो इक्वेशन है, E प्लस ई स्टार डॉट DL IDR आया था ना हमारा पिछले सेक्शन में, ये देखो यहाँ पे E प्लस ई स्टार इजिकल टू IDL, ये आया था ना हमारे पास, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है, समझ गए, E प्लस ई स्टार डॉट DL पिछले सेक्शन से एज इट इज कॉपी किया मैंने। तो E प्लस ई स्टार डॉट DL वॉज IDR। इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे क्लोज पाथ के ऊपर। आप पूरे क्लोज पाथ में इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रल E डॉट DL क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंजर्वेटिव फील्ड का तो क्लोज पाथ इंटीग्रल जीरो होगा ना, तो इंटीग्रल E डॉट DL वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, और बचेगा क्या, खाली इंटीग्रल ऑफ E स्टार डॉट DL बचेगा, राइट। और इंटीग्रल E स्टार डॉट DL क्या हो गया, मतलब जितनी भी बैटरीज हैं उसका समेशन हो जाएगा, जितनी भी बैटरी EMFs हैं, सारी EMFs को अगर ऐड करोगे तो वो सारे IR के सम के बराबर होगा, ये हमारा होगा, इधर जितनी भी बैटरीज हिट करते जा रहे हो, तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल हिट किया तो प्लस E लिखोगे, नेगेटिव टर्मिनल हिट किया तो माइनस E लिखोगे। सारी बैटरीज को जैसे जैसे हिट करते जा रहे हो, सारी बैटरीज का समेशन लेते जाओ, और राइट साइड पे वो क्या हो जाएगा, सिग्मा IR के बराबर हो जाएगा। यानी अलोंग द करंट जा रहे हो तो IR पॉजिटिव, अगेंस्ट द करंट जा रहे हो तो IR नेगेटिव, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, क्या लिखा मैंने, हाँ, E प्लस ई स्टार डॉट DL is IDR। नाउ इंटीग्रेटिंग और क्लोज पाथ वी गेट इंटीग्रल E डॉट DL प्लस इंटीग्रल E स्टार डॉट DL इक्वल टू इंटीग्रल IDR है, ठीक है। बट सिंस E इज कंजर्वेटिव तो इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ इंटीग्रल E डॉट DL तो जीरो हो गया। दस इंटीग्रल ऑफ E स्टार डॉट DL इज इंटीग्रल ऑफ IDR। और अगर डिस्क्रीट रेजिस्टेंस है तो इसको सिग्मा IR लिख सकते हैं, इज इट नॉट। तो सिग्मा E हो गया लेफ्ट साइड पे, तो टोटल EMF का सम हो गया। तो टोटल EMF along the loop इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ IR along the loop, ये हो गया हमारा, ठीक है। फॉर डिस्क्रीट बैटरीज, अगर डिस्क्रीट बैटरीज है तो इसलिए मैंने समेशन से रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेशन को, ठीक है। फॉर डिस्क्रीट बैटरीज एंड रेजिस्टर सर्किट्स, ठीक है। E is considered as positive if driving polarity is along the loop traversal। अगर ड्राइविंग पोलैरिटी है लूप ट्रैवर्सल के along है तो E को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। एंड I is also considered positive along the direction of loop traversal, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ओके, क्लियर है सभी को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अभी जितना भी हमने समझा उसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, पिरोडोव का 3.164। Demonstrate that law of refraction of direct current lines at the boundary between two conducting media has the form tan alpha 2 upon tan alpha 1 is equal to sigma 2 by sigma 1। यहाँ से होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ कंडक्टिविटी है, दो अलग अलग मटेरियल्स हैं। ऐसे सोच सकते हो कि जैसे कोई ऐसे करके, ऐसे मैंने इधर इतने पार्ट में ये कॉपर का कंडक्टर ले रखा है, इतने पार्ट में मान लो लोहे का कंडक्टर ले रखा है या स्टील का कंडक्टर ले रखा है, और उसको ऐसे इंक्लाइन मैंने जोड़ दिया। तो अभी क्या होगा, इस सरफेस के अक्रॉस मेरा करंट जब जा रहा है तो यहाँ पे इट टर्न्स आउट देयर इज सम काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन हैपनिंग एट द बाउंड्री। तो मुझे वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है कि वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो। तो जैसे ठीक है, क्या क्या प्रूव करना है कि tan alpha 2 by tan alpha 1 है सिग्मा 2 by sigma 1। यहाँ पे कंडक्टिविटी मान लो सिग्मा 2 है, यहाँ पे सिग्मा 1 है।
तो सिग्मा तो, और यहाँ पे इस बाउंड्री की अगर नॉर्मल ड्रॉ कर लूं तो यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस को अल्फा 1 बोल दिया और वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने अल्फा 2 बोल दिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि tan अल्फा 2 by tan अल्फा 1 is sigma 2 by sigma 1 where sigma 2 and sigma 1 are respective conductivities। ठीक है, ठीक है, एंड अल्फा 2 एंड अल्फा 1 आर द एंगल्स बिटवीन द करंट लाइंस एंड द नॉर्मल ऑफ द बाउंड्री सरफेस। ठीक है, तो अभी इसमें अप्रोच क्या लगा सकते हैं, तो मैं अप्रोच बता रहा हूँ, उसके बाद खुद ट्राई करना। एक चीज देखो, अगर यहाँ पे मैं छोटा सा डीएस एरिया का पैच ले लूं तो क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडक्शन चल रहा है तो इस पैच पे कोई चार्ज तो इकट्ठा हो नहीं रहा है, इसका जितना करंट इसके अंदर घुस रहा है उतना ही करंट उस तरफ निकल भी रहा होगा, इज इट नॉट? इसका मतलब क्या है, J1 वेक्टर डॉट डीएस करोगे वो J2 वेक्टर डॉट डीएस के बराबर होगा, इज इट नॉट? समझ में आ रही है बात की नहीं? अब ये तो करंट इक्वल हो गया, ठीक है। अब तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारी, करंट की कंटिन्यूटी से आ जाएगी, इज इट नॉट? J1 डॉट डीएस इक्वल टू J2 डॉट डीएस, राइट। और दूसरा क्या है, मुझे पता है कि टेंजेंशियल फील्ड बाउंड्री के इस तरफ और टेंजेंशियल फील्ड बाउंड्री के उस तरफ वो दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं तो क्लोज पाथ में वर्क डन नॉन जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बस यही दोनों इक्वेशंस यूज करके, यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन and the tangential field continuity, not continuity of the charge flow and the tangential field continuity, समझ लो बाउंड्री क्रॉस सेम tangential field, इन्हीं दोनों चीजों से you will be able to prove the desired result। और साथ में तुम्हें क्या पता है, J का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन होता है, J इक्वल टू सिग्मा ही होता है हमारा, है ना? तो यही सब चीज यूज करके एक बार कोशिश करो, खुद से हो जाता अच्छा, नहीं तो फिर डिस्कस करते इसको, जल्दी से कर लो। ठीक है, तो सिंपल ही है। अभी यहाँ पे सोचो, ये जो पैच मैंने लिया डीएस एरिया का, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए तुम लोगों को लग रहा होगा यार बाउंड्री पे जे डॉट डीएस कैसे लगाऊं, तो इस पैच के जस्ट नीचे एक ऐसे ही इसके पैरेलल थोड़ा सा पैच, थोड़ा सा 1 नैनोमीटर नीचे एक पैच इमेजिन करो। तो उस पैच के अंदर कितना चार्ज घुस रहा होगा, तो वो J1 डॉट डीएस पैच उस पैच में घुस रहा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इस पैच के थोड़ा सा ऊपर एक डीएस एरिया का 1 नैनोमीटर ऊपर इमेजिन करो, तो जितना चार्ज यहाँ से घुस रहा होगा उतना ही चार्ज उससे बाहर भी निकल रहा होगा, इज इट नॉट? क्योंकि चार्ज एक्युमुलेशन तो हो नहीं रहा, स्टेडी स्टेट कंडक्शन अगर चल रहा है मेरा, तो इसका मतलब क्या है, J1 डॉट डीएस शुड बी इक्वल टू J2 डॉट डीएस, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, तो J1 डॉट डीएस में क्या आएगा तुम्हारा, J1 डीएस इंटू कॉस अल्फा 1 आएगा, राइट? और उधर क्या आ जाएगा, J2 डॉट डीएस में J2 S इंटू J2 इंटू डीएस इंटू कॉस अल्फा 2। अब डीएस डीएस तो दोनों तरफ कैंसिल ही हो जाएगा ना, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ J1 कॉस अल्फा 1 इक्वल टू J2 कॉस अल्फा 2 होल्ड करेगा, राइट? समझ में आया कि नहीं? J1 कॉस अल्फा 1 इक्वल टू J2 कॉस अल्फा 2, राइट? और फिर टेंजेंशियल फील्ड तो मेरा कॉन्टिन्यूस है बाउंड्री के क्रॉस, तो J इक्वल टू मेरा सिग्मा ई के बराबर होता है, ठीक है। अब टेंजेंशियल में क्या आएगा यहाँ पे, तो J टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, वो सिग्मा टाइम ई टेंजेंशियल हो जाएगा, राइट? और J टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, वो J1 साइन अल्फा 1 आएगा, राइट? तो क्या लिखा मैंने, तो ई टेंजेंशियल को मैंने लिख दिया J टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय सिग्मा, राइट? तो अब मैंने क्या लिखा, J1 साइन अल्फा 1 बाय सिग्मा 1 इक्वल टू J2 साइन अल्फा 2 बाय सिग्मा 2। ये समझ में आया क्या किया मैंने? समझ में आया ये कैसे लिख दिया हमने? क्योंकि J मेरा सिग्मा ई के बराबर है और ई टेंजेंशियल बराबर है दोनों का, तो उससे ये इक्वेशन फॉलो हो रही है कि नहीं? क्योंकि J टेंजेंशियल मेरा कितना है, J टेंजेंशियल इज नथिंग बट J साइन अल्फा। तो आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। समझ में आ रहा है कैसे फॉलो हो रही है ऊपर वाली इक्वेशन से? ओके, अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, J1 cos अल्फा 1 इक्वल टू J2 cos अल्फा 2 और J1 sin अल्फा 1 अपॉन सिग्मा 1 इक्वल टू J2 sin अल्फा 2 अपॉन सिग्मा 2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो सीधे tan अल्फा 1 by tan अल्फा 2 आ जाएगा, ठीक है? या ऐसे ही देख लिया तो क्या लिख दिया, डिवाइड करके 2 अपॉन 1, तो tan अल्फा 1 by सिग्मा 1 इक्वल टू tan अल्फा 2 by सिग्मा 2। तो मेरे पास स्नेल्स लॉ जैसा एक लॉ आ गया, बस sin अल्फा की जगह tan अल्फा आया हुआ है इसमें, ठीक है? तो क्या होगा, करंट लाइंस का रिफ्रैक्शन होगा, जब भी बाउंड्री क्रॉस जाएंगी करंट लाइंस और अलग अलग कंडक्टिविटीज है तो करंट लाइंस विल रिफ्रैक्ट। ओके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, tan अल्फा 2 अपॉन tan अल्फा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। और बाय द वे हम चाहें, इसमें पूछा नहीं है लेकिन हम चाहें तो हम यहाँ पे इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर चार्ज एक्युमुलेशन निकाल सकते हैं। एक्चुअली मैंने बोला था कि होमोजीनियस कंडक्टर होगा तो बीच में वॉल्यूम में चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस कंडक्टर होगा तो वहां पे जहां पे मेरी एक कंडक्टिविटी से दूसरी कंडक्टिविटी ट्रांजिशन हो रही है, तो वहां पे जहां पे कंडक्टिविटी चेंज हो रही है उस इंटरफेस के ऊपर कुछ मेरा फ्री चार्ज इकट्ठा हो सकता है। तो फ्री चार्ज एक्युमुलेशन कैसे पता लगाओगे, ऊपर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो गॉस लॉ लगा दो, यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर बना के गॉस लॉ लगा दो, ठीक है ना? इस गॉसियन सिलेंडर में जितना भी फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स जो होगा वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, तो उससे इस पैच का चार्ज आ जाएगा। अगर मान लो मुझे करंट डेंसिटीज पता है तो सीधे सीधे मैं निकाल सकता हूँ। समझ में आ रही बात की नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे में अगर पता है मुझे तो बस, तो उसी से मेरे पास आ जाएगा जो चार्ज एक्युमुलेशन होगा, इंटीग्रल ई डॉट, या फिर जब या फिर सीधे ही कर सकते हो, E2 माइनस E1 जो हो जाए, सिर्फ E2 माइनस E1 के ऊपर वो अगर गॉस लॉ लगाते हो तो उसी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। E2 माइनस E1 जो होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है, इनफैक्ट इज इट नॉट? सीधे E2 माइनस E1 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। कुछ डिस्कशन है तो बोल सकते हैं। इसके बाद इरोडो का ही अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये उसी के रिलेटेड है। मैंने बोला था ना कि चार्ज एक्युमुलेशन होता है, जब कंडक्टिविटी चेंज होती है तो बाउंड्री के ऊपर चार्ज एक्युमुलेशन हो सकता है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू चार्ज एक्युमुलेशन ऑन द बाउंड्री इटसेल्फ। तो क्या है हम लोगों का क्वेश्चन, क्या लिखा है? टू सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स विद इक्वल क्रॉस सेक्शन एंड डिफरेंट रेजिस्टिविटीज ρ1 एंड ρ2। यहाँ पे ρ1 रेजिस्टिविटी, यहाँ पे ρ2 रेजिस्टिविटी है, ठीक है। दे आर पुट एंड टू एंड, फाइंड द चार्ज एट द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर्स इफ करंट I फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर 1 टू कंडक्टर 2। तो इसमें क्या है, मेरा I करंट फ्लो कर रहा है और मुझे पूछा है कि ये जो इंटरफेस है इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज एक्युमुलेटेड होगा। आई होप द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर। तो तुम्हें पता है जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट डेंसिटी लेफ्ट साइड पे और करंट डेंसिटी राइट साइड पे तो बराबर है ना। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है तो करंट डेंसिटी तो बराबर ही होगी ना। करंट जितना चार्ज एक्युमुलेट तो कहीं मतलब फर्दर नहीं हो रहा है, यानी स्टेडी स्टेट में फर्दर एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है। तो जितना चार्ज यहाँ से आ रहा है उतना ही चार्ज आगे भी जा रहा है, इज इट नॉट? तो इसका मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दैट मींस करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी टू द राइट। ठीक है, करंट डेंसिटी बराबर है लेफ्ट और राइट की। तो अब करंट डेंसिटी बराबर है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अनइक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि करंट डेंसिटी होती है J इक्वल टू E बाय रो होता है, राइट। तो जहां पे ज्यादा मेरा रेजिस्टिविटी है वहां पे धकेलने के लिए ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। चार्ज को धकेलने के लिए चाहिए ना फील्ड। तो जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां पे ज्यादा रेजिस्टिविटी है, उस मटेरियल में धक्का देने के लिए फील्ड भी लार्जर चाहिए। जहां पे छोटी रेजिस्टिविटी है वहां पे उस मटेरियल में चार्ज को धक्का देने के लिए छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो करंट डेंसिटीज क्योंकि इक्वल है, रेजिस्टिविटीज अनइक्वल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स अनइक्वल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड्स अनइक्वल होंगे इसका मतलब क्या, पक्की बात है यहाँ पे अगर गॉस लॉ लगाओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज एक्युमुलेशन आ जाएगा, राइट। तो बस यही कैलकुलेट करना है। अभी टेक 2 मिनट्स, खुद से ट्राई करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं जल्दी से। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को जल्दी से फिर देख लेते हैं एक बार। क्या लिखा, सिंस द करंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द इंटरफेस इज सेम, तो इसलिए E1 by ρ1 शुड बी इक्वल टू E2 by ρ2 एंड दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू I by S। I मेरा करंट है, S मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, J के बराबर होगा, राइट। नाउ इमेजिन अ पिल शेप्ड गॉसियन सरफेस अराउंड द इंटरफेस अप्लाइंग। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे मैंने दिखाया नहीं बट सोच सकते हो ऐसे पिल शेप का गॉसियन सरफेस जैसा कई बार हम पहले देख चुके। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ से तो बाहर आउटगोइंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, E2 into S हो जाएगा, और यहाँ से एंटरिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, E1 into S। तो E2 into S माइनस E1 into S इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन बी। ठीक है, तो बस अब E1 और E2 की वैल्यू डाल दी, समझ गए। तो इनफैक्ट यहाँ से क्या दिख रहा है, E1S इज ρ1I और E2S क्या है मेरा, ρ2I। तो ρ2 माइनस ρ1 into I हो गया ये, ठीक है। तो बस समझ गए कि नहीं, E1S इज ρ1I, ये सब चीज डाल दी। तो उससे बस चार्ज इनफ्लोस क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू ρ2 माइनस ρ1 into I। तो ये मेरा इंटरफेस पे चार्ज एक्युमुलेटेड आ गया, ठीक है। और इसमें अगर ρ1 और ρ2 बराबर हो गए तो इसमें क्या, सेमी कंडक्टर का कॉन्टिन्यूएशन हो रहा है, और सेम कंडक्टर का कॉन्टिन्यूएशन हो रहा है तो ऑब्वियसली बीच में कुछ चार्ज आएगा नहीं। समझ में आई बात की नहीं? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ, ठीक है। इसके बाद ये जो तुम लोगों का डायग्राम है, दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये कुछ ध्यान में रखने वाली चीज है, लॉजिक है इसमें, लेकिन मैं बता देता हूँ है क्या। तो टेम्परेचर के साथ हमारी रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो रेजिस्टिविटी के लिए हम लोगों ने कल रिलेशन डिराइव किया था, है ना, m/ne² टाउ आया था, या फिर उसका रेसिप्रोकल आया था, वो देख लो। इनफैक्ट रेजिस्टिविटी जो होगी, अगर टाउ मेरा छोड़ दो, चलो आएगा अभी। रेजिस्टिविटी का हम लोगों ने कल रिलेशन देखा था, ओम्स लॉ जब हमने डिराइव किया था, ठीक है। तो नाइक्रोम के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे देखना, ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये कितना केल्विन टेम्परेचर, 200 केल्विन दिखा रखा है यहाँ पे, ये 200 केल्विन से भी नीचे दिखा रखा है। और उसके बाद यहाँ पे ये 800 केल्विन दिखा रखा है। तो देख सकते हो कि इसका जो रेजिस्टिविटी है नाइक्रोम का, ये बिल्कुल ही लीनियर टाइप का ग्राफ दिख रहा है, इज इट नॉट? इसीलिए याद करो, हम लोगों ने थर्मोमीटर के अंदर, इनफैक्ट प्लैटिनम वायर थर्मोमीटर हमने देखा था, बट नाइक्रोम से भी बना सकते हैं थर्मोमीटर, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो दिख रही है ना, एकदम ही मेरा टेम्परेचर के साथ लीनियर टाइप का रिलेशन नाइक्रोम वायर का अगर थर्मोमीटर बनाओगे। प्लैटिनम के लिए भी आई एम श्योर इस तरह का ही कुछ ग्राफ होगा, तभी हम लोगों ने यूज किया होगा उसको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कॉपर का ग्राफ है। तो कॉपर का जो हमारे रेजिस्टिविटी का ग्राफ है वो थोड़ा सा बेशक नॉन लीनियर दिख रहा है, लेकिन तुम देख सकते हो कि छोटे से अगर रेंज में अगर मैं देखूं, ये इनफैक्ट ये अभी रूम टेम्परेचर तक भी नहीं आई है, 150 केल्विन के आसपास तक बात कर रहे हैं। इसमें भी छोटी सी रेंज में अगर देखूं तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर में एक लीनियर हमारा रिलेशन है, राइट। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स में हम लोग का रेजिस्टिविटी जो होता है टेम्परेचर के साथ घट जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स में घट क्यों जाता है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो देखो, जो कंडक्टिव, तो रेजिस्टिविटी थी मेरी m/ne² टाउ, यही थी ना मेरी रेजिस्टिविटी, m/ne² टाउ, वेयर टाउ वाज द रिलैक्सेशन टाइम। याद करो, ये नोट्स में तो रेफर कर सकते हो, कल हम लोगों ने दिखाया था, m/ne² टाउ, ये मेरा रेजिस्टिविटी था, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज देखो,
मेटल्स के लिए तो स्मॉल एन क्या होता है, मेरा पार्टिकल डेंसिटी है, यानी चार्ज कैरियर डेंसिटी। मेटल्स के लिए कांस्टेंट होता है, सोडियम के लिए 1 है, एल्यूमिनियम के लिए 3 है, जितने आउटर शेल में उसके हिसाब से एन की वैल्यू फिक्स है मेटल्स के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर एन की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी हमारी बढ़ती चली जाती है। तो ये कैसे बढ़ती है, होता क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनर शेल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कूद के ऊपर में आ जाते हैं, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जंप करने से, या फिर तुम लोगों ने ये पढ़ी होगी ना केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या तुमने देखा होगा हाइब्रिडाइजेशन वगैरह टाइप की चीजें होती हैं। तो इस तरह का कुछ सिलिकॉन में इस तरह की चीजें होती हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, तो वो बेस्ट इट इज डेल्ट इन चैप्टर ऑन सेमीकंडक्टर्स। बट इतना समझ लो कि सेमीकंडक्टर से सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसमें स्मॉल एन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हो तो वैसे वैसे अंदर से देयर इज समथिंग कॉल्ड कंडक्शन बैंड, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। तो कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो पे तो इनकी रेजिस्टेंस इनफैक्ट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी, दे विल नॉट बी कंडक्टर्स। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकी रेजिस्टेंस कम होती रहती है, सेमीकंडक्टर्स के केस में। मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ती है। अब मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, तो मेटल्स के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीन रिलैक्सेशन टाइम घटता चला जाएगा, इज इट नॉट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे ना। तो अभी मॉडल क्या बताया था मैंने मेटल्स में कंडक्शन का, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फिर उसको कोई रंगी देता है, वो गिर पड़ता है, फिर कपड़े झाड़ के उठता है, फिर दौड़ लगाता है, फिर गिर पड़ता है, फिर दौड़ लगाता है, फिर गिर पड़ता है, ठीक है। और दो गिरने के टाइम के बीच में वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करा रहा होता है। और यही जो टाइम है हमारा, यही मीन रिलैक्सेशन टाइम है। तो अब मीन रिलैक्सेशन टाइम घट गया, तो इसका मतलब क्या है, वो उठता है, थोड़ी सी स्पीड गेन करता है, उसके बाद फिर उसको कोई गिरा देता है, फिर उठता है, फिर थोड़ी सी स्पीड ही गेन कर पाता है, फिर उसको कोई गिरा देता है। समझ में आई बात की नहीं। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए उसकी एवरेज स्पीड कम हो जाएगी, उसकी ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी, है। तो इसलिए मेटल्स के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एन कांस्टेंट है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या है, एन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वहां पे बॉटल नेक जो है एन है, और जबकि यहाँ पे मीन रिलैक्सेशन टाइम की वजह से ऐसा हो रहा है। समझ गए कि नहीं। तो क्या लिखा मैंने, रिकॉल दैट रेजिस्टिविटी इज m upon ne square tau. In metals, n does not change with temperature, however, tau reduces with temperature. Accordingly, near room temperature, we can approximately write rho is equal to rho naught into 1 plus alpha delta t. जैसे थर्मल एक्सपेंशन का इक्वेशन होता है ना, वही उसी तरह का इक्वेशन रेजिस्टिविटी के साथ है हम लोगों का, ठीक है। समझ गए। Here delta T is rise in temperature. For most metals, coefficient of thermal expansion are about 2 orders of magnitude smaller than the temperature coefficient of the resistance. मतलब रेजिस्टिविटी के लिए जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो कुछ वैल्यू आएगी, और थर्मल एक्सपेंशन के लिए भी अल्फा की कुछ वैल्यू आएगी। थर्मल एक्सपेंशन के जो अल्फा की जो वैल्यू होती है दैट इज अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर देन द रेजिस्टिविटी के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए जब चेंज इन रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो तुम लोग सोच रहे हो कि यार रेजिस्टिविटी का ये है, अगर चेंज तो रेजिस्टेंस में तो थर्मल एक्सपेंशन भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि रो एल बाय ए होता है। तो क्या रेजिस्टेंस में सेम रिलेशन होल्ड करेगा या कुछ अलग रिलेशन होल्ड करेगा। तो इट टर्न्स आउट that effect of thermal expansion and resistance is negligible as compared to the effect of change in resistivity itself. समझ गए। तो इसलिए रेजिस्टेंस का जो चेंज है उसको उसके लिए भी एक्जैक्टली सेम लिख सकते हैं, रो इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखा ना। इसी तरह से रेजिस्टेंस के लिए भी आर इक्वल टू आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखा। क्यों, मतलब समझ गए। तुम्हारा ऑब्जेक्शन ये होना चाहिए कि रो एल बाय ए है ना, तो खाली रो के हिसाब से कैसे लिख दिया फॉर्मूला, एल में भी तो चेंज हो रहा है, ए में भी तो चेंज हो रहा है, बट एल और ए में चेंज का जो इफेक्ट है that is about 100 times smaller than the effect of change in rho itself. तो इसलिए उन इफेक्ट्स को कंपैरेटिवली हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। समझ में आई बात की। तो इसलिए रेजिस्टेंस के अंदर भी एक्जैक्टली सेम ही फॉर्मूला हमारा आर इक्वल टू आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जैसा रेजिस्टिविटी में हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, देयर अल्फा इज कॉल्ड द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स n itself varies with temperature. It increases with increase in temperature, and this effect is predominant, and thus resistance of semiconductors decreases with rise in temperature. तो समझ में आया ना मेटल्स में रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है टेम्परेचर के साथ। आई होप दैट इज क्लियर। वो क्योंकि मीन रिलैक्सेशन टाइम मेरा घटता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा क्या है, जो रैंडम काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रैंडम स्पीड बढ़ेगी, रैंडम स्पीड बढ़ेगी, क्विक कोलिजंस होंगे, क्विक कोलिजंस होंगे तो डायरेक्टेड स्पीड आने के लिए हमारे पास कम टाइम अवेलेबल है, इसलिए एवरेज स्पीड मेरी कम हो जाएगी। इसी तरह की बात है, तुमको छोड़ दिया कॉरिडोर में भागने के लिए, बीच बीच में माथा फोड़ लेते हो, तो जल्दी जल्दी माथा फोड़ोगे तो स्पीड कम गेन कर पाओगे। समझ में आई बात की, ठीक है। मतलब समझो कई बेवड़े लोगों को छोड़ दिया तो इधर उधर टकरा रहे पिलर से, अपना माथा इधर फोड़ रहा है उधर फोड़ रहा है, तो जल्दी जल्दी माथा फोड़ेगा तो आगे धीरे धीरे जा रहा होगा, इज इट नॉट। समझ गए कि नहीं।
जो रैंडम माथा फोड़ने का वाला वेलोसिटी है वो उसका बढ़ जाता है, तो आगे बढ़ने का वेलोसिटी कम हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, इसके बाद अगली चीज पे चलते हैं। ये फिजिक्स नहीं है, ये इंजीनियरिंग है, रट्टा मारने की चीज है, लेकिन जस्ट फॉर कंप्लीशन वी हैव टू डू इट। ठीक है, तो तुम लोगों को भी जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या रट्टा मारना है एनसीईआरटी से। नॉर्मली तो मैं बोलता था अपने आप पढ़ लो एनसीईआरटी से, बट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन आई पुट इट इनसाइड द नोट्स। मैं बताता हूँ कि करना कैसे है। ठीक है, तो रटने की चीज है क्या है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। तो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अगर तुम करोगे, जैसे बीटेक में जाओगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब में एक्सपेरिमेंट्स के लिए तुमको छोटे छोटे रेजिस्टर्स अवेलेबल होती है। अब छोटे से रजिस्टर के ऊपर पूरा डिटेल में लिखना पॉसिबल नहीं होता है कि ये 150 ओम का है या 350 ओम का है, कितने ओम का है, या लिखना पॉसिबल हो भी तो इतना छोटा लिखा रहेगा, तुमको लेंस से मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज को उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सीधे कलर कोडिंग ही कर देते हैं। ग्रेफाइट से बना हुआ कार्बन रजिस्टर में जनरली आई होप ग्रेफाइट ही होगा, क्योंकि कार्बन का ग्रेफाइट एलोट्रोपी है जो कंडक्टिंग होता है। तो ग्रेफाइट से अगर मान लो बना हुआ कार्बन रजिस्टर, तो उसके ऊपर क्या है, उस रजिस्टर के ऊपर अलग अलग कलर के रिंग्स होते हैं। उन रिंग्स की पैटर्न को देख के तुम पता लगा सकते हो कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो वो रिंग्स किस किस कलर के होते हैं, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा टेबल दे रखा है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, और हर एक कलर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक डिजिट है। जैसे ब्लैक के करस्पॉन्डिंग 0 डिजिट है। ठीक है, ब्राउन के करस्पॉन्डिंग 1 डिजिट है। ठीक है, अब जैसे जनरली क्या होगा, तुम्हारा कोई भी कार्बन रजिस्टर होगा, उसके ऊपर 4 रिंग्स बने हुए। कितने रिंग्स बने होंगे? 4 रिंग्स टोटल। ठीक है, 4 रिंग्स होंगे, जिसमें से पहले 3 रिंग्स जो होंगे वो इनमें से किसी कलर का होगा, और आखिरी के जो 2 रिंग्स होंगे, आखिरी का जो रिंग होगा या तो वो गोल्डन कलर का होगा या सिल्वर कलर का होगा। और कभी कभी वो मिसिंग भी होता है। जब मिसिंग है तो फिर वो उसका मतलब ये होता है कि इसमें परसेंटेज एरर कितनी है। यानी जब भी इंडस्ट्री में किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो कोई भी चीज इनफाइनाइट डेसिमल्स तक तो नहीं मैन्युफैक्चर करते हो, उसमें कुछ ना कुछ तो परसेंटेज एरर होगी नहीं। तो कितना परसेंट एरर है, कितना एक्यूरेटली उस रजिस्टर को बनाया है। तो अगर लास्ट रिंग मेरा गोल्डन है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी रेजिस्टेंस बाकी कैलकुलेट कर रहे हो उससे उसमें ±5% की गड़बड़ हो सकती है। और अगर लास्ट रिंग मेरा सिल्वर कलर का है, तो इसका मतलब क्या, ±10% की गड़बड़ हो सकती है इसमें। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे अगर मुझे मान लो इसी रेजिस्टर का मेरे को पता लगाना है कि क्या रेजिस्टेंस है, तो इसमें पहला रिंग क्या है मेरा, पहला रिंग जो है मेरा रेड कलर का है, तो फर्स्ट डिजिट रेड कलर के करस्पॉन्डिंग देखो क्या डिजिट है, 2। ओके, सेकेंड रिंग किस कलर का है मेरा, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर के करस्पॉन्डिंग डिजिट क्या है मेरी, 0। तो ये 20, तो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद थर्ड रिंग क्या बता रहा है कि वो 10 की किस पावर का मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो थर्ड रिंग का क्या कलर दिख रहा है यहाँ पे, ग्रीन। तो थर्ड रिंग, हाँ एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, थर्ड रिंग तो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन के लिए, हाँ ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर मेरा 5 है। यस, ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर इज 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कितनी होगी, 20 × 10⁵ ओम हो गई। एंड प्लस माइनस लास्ट रिंग मेरा सिल्वर कलर का है, तो ±10%। समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह से हम कोई भी रेजिस्टेंस हम पता लगा सकते हैं, यानी शुरू में रिंग्स का कलर कोड देख के उसके बाद पता लगा सकते हैं। अब ये लेकिन तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, ये जो टेबल है पूरा याद करना पड़ेगा कि कौन सा कलर किस डिजिट को करस्पॉन्ड करता है। तो इसको याद करने के लिए भी एक क्या कहते हैं अपना निमोनिक है। क्या निमोनिक है? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गुड सन। मतलब ये क्या है, बीबी रॉय, तो ये देखो BBROY, बीबी रॉय। ठीक है, देन ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीन एंड ब्लू, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, एंड गुड सन। समझ गए? तो इस तरह से याद कर सकते हो इसमें। लेकिन मैं जब गया था तो मैं ये याद करके खुश हो गया था कि बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, कलर कोडिंग आ गया मेरे को। लेकिन जब एग्जाम में बैठा तो मेरे को रियलाइज हुआ तेरा 3 भी है इसके अंदर, कौन सा वाला भी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, खाली बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ करके खुश नहीं हो, उसमें पता होना चाहिए इसमें जी भी 2 है। ठीक है, तो समझ गए कि नहीं? एक ये ग्रीन वाला है और एक ग्रे वाला है। ठीक है, तो उसके आगे फर्दर थोड़ा सा मतलब समझ गए, निमोनिक के बाद भी थोड़ा सा काम है, दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर है। तो ब्लैक, ब्राउन और यहाँ पे क्या है, ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे तो ऑफकोर्स गोल्ड, सिल्वर ही है। आप इसको याद करने का जो तुम्हारे को बेस्ट तरीका लगता है वो याद कर लो। बाकी तुम्हारे प्रीवियस बैच में युवराज ने ये देख लिया था कि यहाँ पे ये वीबी की ओर उल्टे ऑर्डर में, जैसे रेनबो कलर्स होते हैं ना विब की ओर, तो उसने यहाँ पे ये देख लिया था कि ये वीबी की ओर जो उल्टे ऑर्डर में रेनबो कलर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इफ दैट हेल्प्स यू अ लिटिल, बट फिर भी तुमको ये ब्लैक और ब्राउन तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लैक इज 0, ठीक है, ब्लैक इज नथिंग, तो इस तरह से याद रख सकते हो, ब्लैक इज नथिंग। ठीक है नहीं?
एंड व्हाइट इज एवरीथिंग, समझ गए? तो व्हाइट इज द लार्जेस्ट, ब्लैक इज द लोएस्ट, और बीच में इंडिगो छोड़ के वीपी की ओर उल्टा आ रहा है, ठीक है? तो आई होप दैट विल हेल्प, शायद याद हो गया होगा इस तरह से, और नहीं तो अपने आप से यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस दिस टेबल प्रॉब्ली। बस एक बीच में ब्राउन और है, ठीक है? तो बस ब्राउन का वन कलर है, तो मुझे अलग से याद कर ली। तो आई होप दिमाग में घुस ही गया होगा, ऑलमोस्ट याद हो गया होगा, ठीक है? अब ये हमारा तरीका है, ठीक है? तो ये कार्बन, तो क्या लिखा मैंने, ये पढ़ देता हूँ फॉर्मली। क्या लिखा? फॉर यूज ऑन स्मॉल साइज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, वेरी स्मॉल साइज कार्बन रेजिस्टर्स आर अवेलेबल whose resistance can be inferred from the nature of ring pattern on them. Typically there are 4 rings on such resistors which can be read and as explained as per the graphic above. Sometimes fourth ring is missing. अगर चौथा रिंग मिसिंग है तो फिर टॉलरेंस मेरी ±20% हो जाएगी, ठीक है? दिया ही नहीं है, ना गोल्ड है ना सिल्वर है, तो इसका तो ±20% है वो, ठीक है? Following नमूने कैन बी यूज्ड फॉर मेमोराइजिंग द रिंग स्कीम। तो क्या, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गुड सन, ये पार्ट टॉलरेंस है, ठीक है? और बी मेरे 3 है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू, और ग्रीन। जी मेरे 3 है उस ऑर्डर में, ग्रीन, ग्रे एंड गोल्ड, ठीक है? ठीक है, लास्ट वाला तो खैर गोल्ड और सिल्वर में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन वहां पे ये ग्रीन और ग्रे इस ऑर्डर में, वहां पे ब्लैक, ब्राउन, ब्लू इस ऑर्डर में, ठीक है? समटाइम्स अ फिफ्थ रिंग माइट बी प्रेजेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द टेंपरेचर कोएफिशिएंट। तो कई बार क्या है, पांचवा रिंग भी अगर दे रखा है तो इसका मतलब क्या, वो बताएगा कि टेंपरेचर के साथ इसकी रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रही है। तो ये समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है? इसमें क्या ही डिस्कस करोगे, कुछ है तो फिर भी बोल दो। तो रट्टा मार के जाना, मेरी तरह से नहीं करना, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चे जो बड़े एनालिटिकल बच्चे होते हैं, उनको इस सब काम में बड़ी आफत आती है, ये सब ये रट्टा मारने में। बट मार्क्स तो स्कोर करने नहीं, तो रट्टा मारना पड़ेगा, वट एवर इज द नीडफुल यू हैव टू डू, ठीक है? तो रट्टा मार के जाना है इसको अच्छे से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किरचॉफ रूल्स फॉर रेजिस्टर सर्किट्स। तो पहले हम लोगों ने किरचॉफ लॉ पढ़ा था, कैपेसिटर सर्किट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, बिल्कुल वैसी ही चीज है, बट कंप्लीटनेस के लिए यहाँ पर भी मैंने दोबारा से स्टेट किया है। किरचॉफ रूल क्या बोल रहा है? इन एब्सेंस ऑफ accumulation, नेट करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू नेट करंट लीविंग अ जंक्शन। अगर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा तो कॉमन सेंस की बात है, चार्ज कंजर्वेशन कभी वायलेट तो होता नहीं। तो इसका मतलब क्या, जितना चार्ज एंटर कर रहा होगा किसी जंक्शन में, उतना ही चार्ज मेरा लीव कर रहा होगा, ठीक है? और अल्टरनेटिवली अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज 0। तो पहली स्टेटमेंट के हिसाब से एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग अगर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, I1 प्लस I3 दैट शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I4, ठीक है? तो वही लिखा, I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5, ओके? और दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, अलजेब्रिक सम सबका 0 है, तो एंटरिंग करंट्स को पॉजिटिव मान रहे हो तो एग्जिटिंग करंट को नेगेटिव ले लो। तो फिर क्या बन जाएगा, I1 मेरा क्या है, I1 एंटरिंग करंट तो पॉजिटिव साइन के साथ, I2 मेरा लीविंग करंट है तो नेगेटिव साइन के साथ, I3 मेरा एंटरिंग करंट है तो पॉजिटिव साइन के साथ, I4 मेरा लीविंग करंट है तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो दोनों में कोई भी स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं जंक्शन लॉ के लिए, ठीक है? अच्छा, ये किसके ऊपर बेस्ड है? सिंपली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो लॉजिक इसमें ज्यादा कुछ प्रूफ किया है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? जितना आ रहा है उतना जा रहा है, क्योंकि एक्यूमुलेशन तो हो नहीं रहा, कंटिन्यूटी एक तरह की। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये कई बार बहुत यूजफुल हो जाता है सर्किट्स में, सीधे सीधे दिखता नहीं है। ये क्या है, ये किरचॉफ जंक्शन लॉ है, खाली जंक्शंस के लिए नहीं लगा सकते, तो हम किसी भी जगह एक सिस्टम बाउंड्री बना के भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे कई बार ऐसे सर्किट दे रखा है हमको, ठीक है? अभी इस सर्किट के अंदर कुछ करंट्स कहीं कहीं से घुस रहे हैं, कहीं कहीं से निकल रहे हैं। अब मान लो मुझे I3 और I4 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बाउंड्री बना के भी किरचॉफ लॉ लगा सकता हूँ, जंक्शन लॉ। मतलब इसको बोलते हैं कि नहीं, ये एक बात अलग बात है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी बाउंड्री के अंदर जितना चार्ज घुस रहा होगा उतना निकल रहा होगा। सो यू डोंट नीड टू अप्लाई जंक्शन लॉ अलग अलग से, ऐसा नहीं करना कि इस नोड पे अलग से जंक्शन लॉ लगाऊं, फिर इस नोड पे अलग से लगाऊं, फिर इस नोड पे अलग से निकालूं लगाऊं, और उसके बाद फिर I5 I1 I2 में रिलेशन ढूंढूं। उसकी जरूरत ही नहीं है, यू कैन राइट इट डायरेक्टली। तो सीधे सीधे लिख सकते हो, किसी भी बाउंड्री के अंदर जितना चार्ज घुस रहा होगा उतना निकल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे घुस कितना रहा है, I5 घुस रहा है, और निकल कितना रहा है यहाँ से, इस बाउंड्री से, यहाँ ऐसे, ये समझ रहे हो? पर्पल बाउंड्री की मैं बात करूँ तो पर्पल बाउंड्री में घुस कितना रहा है हमारा, I5 घुस रहा है यहाँ पे, और I2 इधर से निकल रहा है, सॉरी, हाँ, घुस क्या रहा है, I5 और I1 घुस रहे हैं हमारे, ठीक है? I5 और I1 घुस रहे हैं, और निकल क्या रहा है, इधर से I2 निकल रहा है, इधर से I3 निकल रहा है, और इधर से I4 निकल रहा है, ठीक है? तो जितना घुस रहा है उतना निकल रहा है, तो जंक्शन वाइज हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस क्या आ जाएगा मेरा, I1 प्लस I5 ये घुस रहा है, और निकल कितना रहा है, I2 प्लस I3 प्लस I4। सो नो नीड फॉर कंसिडरिंग एनी जंक्शन। कई सर्किट्स में से तुम्हारा काम बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है? और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इतना गुजरा, यहाँ से इतना गुजरा, इधर से निकल कितना रहा होगा। तो समझ गए, एक लाइन में कर सकते हो बाय सुटेबली चूजिंग योर बाउंड्री। बाउंड्री को इंटेलिजेंटली चूज करोगे, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो समझ में है ना, इसमें लॉजिक सिंपल लॉजिक ही है, ठीक है? इसके बाद अगले किरचॉफ लॉ की बात करते हैं। सो दैट इज किरचॉफ लूप लॉ।
तो लूप लॉ क्या है, ये वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था, उसी चीज को भी फॉर्मली स्टेट कर दे रहा हूँ। क्या है, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ सर्किट इज जीरो। जितने पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं सबका सम जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, बेसिकली कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग वर्क डन ही होता है, इज इट नॉट? इधर से उधर तक ई डॉट डीएल करते हो, ई डॉट डीएल इज योर पोटेंशियल ड्रॉप, माइनस ई डॉट डीएल इज पोटेंशियल डिफरेंस, ई डॉट डीएल इज पोटेंशियल ड्रॉप। तो कंजर्वेटिव फील्ड है तो वर्क डन इन क्लोज पाथ जीरो है, तो इसलिए यही लिख दिया हमने। क्या, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ सर्किट इज जीरो। For purpose of applying Kirchhoff's loop law, if we cross a resistor while moving along the current, we write a plus IR. अगर along the current जा रहे हो तो plus IR लिखोगे, ठीक है। एंड वी राइट अ माइनस IR if we are traveling against the current. करंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो माइनस IR लिखोगे। वो क्यों ऐसा है वो मैंने अभी जब दिखाया था तुम लोगों को जनरलाइज किरचॉफ लॉ, उसमें दिखाया था कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। ओके, फॉर बैटरीज द कन्वेंशन इज सेम एज वी डिस्कस्ड इन द लेक्चर्स ऑन कैपेसिटर सर्किट्स। मतलब क्या है, किसी भी लूप के लिए अगर तुम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पहले हिट कर रहे हो लूप ट्रैवल करते हुए तो माइनस ई लिखोगे, और पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहे हो तो प्लस ई लिखोगे, ठीक है। तो 10 फॉर लूप ए बी सी डी ए। अब इस फिगर को कंसिडर करो, इसमें लूप मैंने क्या किया, ए बी सी डी ए, ये लूप लिया, ठीक है। यहाँ पे करंट I1 दिखा रखा है, यहाँ पे करंट I2 दिखा रखा है। तो अब ए से बी जाओगे तो क्या लिखोगे, 8 इंटू I1 लिखेंगे। ये दिख रहा है, छोटा सा एनलार्ज कर देता हूँ, थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। तो ये 8 इंटू I1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप। फिर क्या लिखोगे, 3 इंटू I2। फिर क्या लिखोगे, यहाँ से ऐसे जाओगे तो -30 वापस यहाँ पे आ गए इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं लूप लॉ की इक्वेशन कैसे लिखी? तो बस यही लूप लॉ की इक्वेशन लिख दी। क्या लिखा, 8I1 प्लस 3I2 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से लूप 2 की इक्वेशन क्या बनेगी, तो लूप 2 देखो, यहाँ से चल रहे हो, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं मिला, यहाँ से यहाँ तक क्या मिला तुम्हारा, ये I3 जा रहा है तो 6I3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6I3, और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेंस्ट द करंट जा रहे हो तो -3I2 लिखेंगे। अगेंस्ट द करंट जा रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, तो -3I2 इज इक्वल टू 0। समझ गए सेकेंड लूप की इक्वेशन? क्या लिखा, यही लिखा, 6I3 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो अब बस अब इसको हम चाहें तो अब सॉल्व कर सकते। अच्छा, इसके अलावा जंक्शन लॉ लगाना है तो क्या लिख सकते हो, I1 इक्वल टू I3 प्लस I2। तो अभी मेरे पास क्या हो गया, 3 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशन, एक जंक्शन लॉ की इक्वेशन है और 2 लूप लॉ की इक्वेशन है, ठीक है। तो बस अभी क्योंकि सीख रहे हैं इसलिए मैंने ऐसे किया, बट यू विल नेवर टेक 3 वेरिएबल्स। तुम डायरेक्टली जंक्शन लॉ तो अपने आप ही सेटिस्फाई करके चलोगे। अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना होता तो I1 I2 I3 लेके नहीं करता, यहाँ पे x लेता, यहाँ पे y लेता, यहाँ पे x प्लस y ले लेता अपने, ठीक है। वैसे तो उतना भी नहीं करता, थोड़ी देर बाद सीरीज पैरेलल देखोगे तो पूरा अरिथमेटिक में ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो सब आने वाला है थोड़ी देर बाद, सीरीज पैरेलल वगैरह। तो बट आई होप समझ में आया होगा कि किरचॉफ लूप लॉ हमें यूज कैसे करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग आज की क्लास में बहुत नहीं करेंगे आगे, लेकिन मैं कल की क्लास में, अभी नेक्स्ट क्लास जो भी उसका मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दे दूं। हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, हम लोग एक तो नोड वोल्टेज मेथड जैसे है ये देखने वाले हैं। उसके बाद सीरीज में पैरेलल में रेजिस्टेंसेस में किस तरह से हमारा करंट डिवाइड होता है और इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस क्या होती है सीरीज पैरेलल, ये सब देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का आइडिया देखेंगे, और उसके बाद फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एरिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, सर्किट थ्योरम्स हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं। इनफैक्ट सर्किट थ्योरम्स तुमको नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक्स हैं जेई लेवल पे उसमें उतना डिटेल में मिलती नहीं है, नाम भी मेंशन नहीं करते। बट टर्न्स आउट की सर्किट थ्योरम्स अगर तुमको मालूम है तो बहुत सारा काम तुम्हारा जो अदरवाइज 10 मिनट में होगा वो 1 मिनट में होने लगता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट्स ऑफ सर्किट थ्योरम्स हम देखेंगे इसके अंदर, और तुमको आधा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो यहाँ से बना के मैं भेजूंगा, ठीक है। ठीक है, so this is it for today's class, so we'll stop here. ठीक है, so I'll just bring it to this. ठीक है, thank you very much.